आज का ये लेक्चर BS ऑनर्स ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हमने डिस्कशन का आगाज़ करना है प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो यूकैरियोटिक हों, जिनके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद हो। ये यूनिसेलुलर या फिर कॉलोनियल फॉर्म में अपनी लाइफ गुजारते हों। तो हर वो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है और कॉलोनियल फॉर्म में अपनी लाइफ गुजारता है उसे हम प्रोटिस्ट कहते हैं। अब प्रोटिस्ट, इनकी एवोल्यूशन कैसे हुई? इनका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है? एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है इनका? इनका इर्तिकाई पहलू भी डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आपको फर्स्ट सेल की एवोल्यूशन की तरफ लेके चलते हैं। फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे डेवलप हुए वो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल थे, आर्किया, जिनको आज हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया या एंशिएंट बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। आर्किया फर्स्ट लिविंग सेल था। फिर इन आर्किया में से प्रोटिस्ट की एवोल्यूशन हुई और इसके लिए वो बड़ा एक पॉपुलर हाइपोथेसिस, एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी थी, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। ये थ्योरी पूरा एक मैकेनिज़्म शो करती है कि किस तरह प्रोकैरियोटिक सेल से फर्स्ट यूकैरियोट यानी प्रोटिस्टा डेवलप हुए। अब ये जो प्रोटिस्टा हैं इनकी आगे फिर बहुत वैरायटी है और ये वैरायटी शो करती है कि प्रोटिस्टा के एंसेस्टर भी डिफरेंट टाइप के थे। जैसे प्रोटिस्टा प्लांट लाइक भी हैं, जिनको हम एल्गी के नाम से जानते हैं, प्लांट लाइक, और प्रोटिस्टा एनिमल लाइक भी हैं, जिनको हम प्रोटोजुआ के नाम से जानते हैं। इट मीन कि इनके एंसेस्टर भी उस लिहाज से डिफरेंट होंगे। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा के जो एंसेस्टर थे, प्रोकैरियोट्स थे, वो और टाइप के थे, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजुआ के एंसेस्टर और टाइप के थे। जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप के एंसेस्टर होते हैं तो उन्हें हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। तो इनको पॉलीफाइलेटिक ग्रुप किस बेस पे कहा जा रहा है कि प्रोटिस्टा के एंसेस्टर कोई एक एंसेस्टर नहीं है, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एंसेस्टर्स। अब हम प्रोटिस्टा में से इन प्रोटिस्टा को डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे जिनको हम प्रोटोजुआ का नाम दे रहे हैं, एनिमल लाइक। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोटोजुआ को एनिमल लाइक क्यों कहा जाता है? इनमें ऐसे कौन से फीचर हैं जिसकी बेस पे हम इनकी रिजेम्बलेंस, इनकी सिमिलैरिटी एनिमल के साथ जोड़ते हैं? तो उनमें से एक तो ये यूकैरियोटिक हैं, एनिमल्स की तरह, यूकैरियोट, और दूसरा इनमें इंजेशन है कि अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं।
अब प्रोटोजोआ की ओवरऑल जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। प्रोटोजोआ की स्ट्रक्चर कैसी है? तो इस स्ट्रक्चर में और साथ इनके फंक्शंस में पहले पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे इनकी सपोर्ट, कि इनको सपोर्ट कैसे मिलती है। अगर ये ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, सपोज एक सिंगल सेल पे मुश्तमिल है, तो उसे एक पूरे सेल को सपोर्ट कैसे मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे एक जनरल सी डायग्राम शो करें, तो ये प्रोटिस्ट का न्यूक्लियस सेल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैं पीएम से मेंशन कर रहा हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क होता है। माइक्रोट्यूब्यूलर प्रोटीन इस स्ट्रक्चर को पेलिकल कहा जाता है। ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद होती है और ये स्ट्रक्चर सेल की शेप को मेंटेन करती है और ये फ्लेक्सिबल भी है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई है। इस चीज़ को माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो अंडरलाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद है। फिर फर्दर पेलिकल के नीचे साइटोप्लाज्म जेल लाइक फॉर्म में है और ये जेल लाइक साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म कहा जाएगा। दिस विल बी नोन एज एक्टोप्लाज्म। अब ये जेल लाइक एक्टोप्लाज्म सेल को कोलैप्स नहीं होने देता, सेल को श्रिंक नहीं होने देगा, इसको ओपन फॉर्म में रखेगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में रखेगा ताकि सेल की शेप मेंटेन रहे। फिर ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेंट्रल रीजन में जो साइटोप्लाज्म होगा, इस साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म कहा जाएगा। और ये एक्टो और एंडोप्लाज्म, इनकी आपस में शिफ्टिंग भी होती रहती है और स्पेशली जब हम अमीबा में सूडोपोडिया की फॉर्मेशन का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर इनकी आपस में शिफ्टिंग का, इंटरकन्वर्जन का मामला भी डिस्कस करेंगे। तो सपोर्ट के साथ साथ इनका और अहम फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, के प्रोटोजोन्स अपने सेल में वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करते हैं। वाटर साल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हम इनके हैबिटेट का भी ख्याल रखना होगा। हैबिटेट में अगर आप मैरीन वाटर की बात करें जिसमें हाई साल्ट कंसंट्रेशन है, तो जो प्रोटोजोआ मैरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक होते हैं। इट मीन कि उनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं। हम ऐसे प्रोटोजोआ को ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का नाम देते हैं। इसके बरक्स अगर प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में मौजूद हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन लो है, यानी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, तो इनका एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, जब ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, जबकि सेल के अंदर यही वाटर लो कंसंट्रेशन में है। इसका मतलब कंटिन्यूसली वाटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनके सेल के अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है। अब जब ये वाटर कंटिन्यूसली इनके सेल्स में अब्जॉर्ब होगा, पहले तो सेल स्वेल अप होगा, फिर सेल की बस्टिंग हो जाएगी, सेल फट जाएगा,
सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका ये मतलब है इनके पास कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा जो फिर इस एक्स्ट्रा वाटर को फिर दोबारा सेल में से रिमूव कर दे। ये इनकी ऑस्मो रेगुलेशन होगी। अब इनके सेल में से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करेगा कौन? इसके लिए इनके पास स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं जिनको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। दीज आर नोन एज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और ये वैक्यूल्स स्पेशली किस पर्पस के लिए हैं? ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। अब इनके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किस किस तरह के हो सकते हैं? तो इसमें दो ऑप्शंस हैं। किसी प्रोटोजोआ में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल परमानेंट नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे जो ज़रूरत पड़ने पे कोएलिसेंस करेंगे, यानी आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। फिर एक बड़ा वैक्यूल बनेगा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। पहले ये मौजूद नहीं था, जब ऑस्मो रेगुलेशन करनी है तब ये बन जाएंगे। फिर ये वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होगा, कंट्रैक्ट करेगा और अपने अंदर मौजूद वाटर को सेल में से बाहर रिमूव कर देगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि इनके पास परमानेंटली एक वैक्यूल होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कुछ प्रोटोजोआ के पास, जैसे पैरामीशियम के पास, परमानेंटली कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है और इस वैक्यूल के साथ वाटर को कलेक्ट करने के लिए ये टब्यूल्स होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट। दीज आर कलेक्टिंग डक्ट। अब जो भी वाटर सेल में आएगा, जो भी वाटर, वो इस वैक्यूल के अंदर अब्जॉर्ब होगा थ्रू कलेक्टिंग डक्ट। इस वैक्यूल का साइज इंक्रीज करेगा, फिर ये वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और ये भी वाटर को सेल में से बाहर एक्सपेल कर देगा। इसका ये मतलब है कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल टेम्परेरी भी बन सकता है किसी प्रोटोजोन में, और किसी प्रोटोजोन के अंदर ये परमानेंटली भी मौजूद हो सकता है। ये प्रोटोजोन की स्पीशीज पे, प्रोटोजोन की टाइप पे डिपेंड करता है। इनकी न्यूट्रिशन की बात कर लें कि प्रोटोजोन अपनी फूड कैसे हासिल करते हैं, या अपनी फूड किस तरह से हासिल करते हैं। इसमें पहला मरहला होगा इंजेशन, फिर सेकंड स्टेप होगा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, और फिर होगा इजेशन। तो इसको भी जनरल एक डायग्राम से हम शो कर लेते हैं। तो ये प्रोटोजोन यूनिसेलुलर है, कोई सिंगल सेल, और ये इसके फूड पार्टिकल हैं, फूड मटेरियल है, ये फूड मटेरियल। पहली ऑप्शन तो ये है कि ये फूड प्रोटोजोन में, सेल में किसी भी साइड से सेल में एंटर हो जाती है, लेकिन इसकी एंट्री वैक्यूल वेसिकल्स की फॉर्म में होगी और इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। अगर सपोज ये फूड इधर से सेल मेम्ब्रेन के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच करेगी, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट अंदर की तरफ फोल्ड होगी और ये फूड पार्टिकल को लेकर ये सेल के अंदर आ जाएगी। अब ये फूड एंटर हुई है इन फॉर्म ऑफ वेसिकल। इस वेसिकल का नाम होगा फूड वैक्यूल। दिस विल बी नोन एज फूड वैक्यूल। और इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड फूड पार्टिकल एक वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। दूसरा मेथड ये होगा कि किसी प्रोटोजोआ में, जैसे पैरामीशियम में, फूड की एंट्री के लिए स्पेसिफिक पॉइंट होगा। वो स्पेसिफिक पॉइंट
हो सकता है क्या हो, दैट विल बी साइटोफेरेंक्स, ये परमानेंटली मौजूद होगा। इस पॉइंट को साइटोफेरेंक्स कहा जाएगा। तो इंजेक्शन किसी भी पॉइंट से नहीं होगी, इनमें स्पेशल ये एरिया है सेल के ऊपर, सिर्फ यहाँ से ही फूड सेल के अंदर एंटर हो सकती है। अब इस एरिया में क्या ख़ास बात है कि सिर्फ यहाँ से ही फूड सेल में एंटर हो सकती है? यहाँ पे फूड को अटैच करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब फूड पार्टिकल इस साइटोफेरेंक्स में एंटर होंगे और यहाँ से फिर ये फूड इसी तरह वैक्यूल की शक्ल में सेल में आएगी। फूड ने सेल में आना वैक्यूल बना के है, उसकी शक्ल में है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि किसी प्रोटोजोआ में ये इंजेक्शन फूड की एंट्री किसी भी पॉइंट से हो सकती है और पैरामीशियम में या कुछ और रिलेटेड प्रोटोजोआ में फूड की एंट्री के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिसे हम कह रहे हैं साइटोफेरेंक्स। अब मरहला जीज की डाइजेशन कैसे होगी? डाइजेशन के लिए इस फूड वैक्यूल के ऊपर लाइसोसोम अटैच होंगे और लाइसोसोम के बारे में हमें पता है कि उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे आकर इसके ऊपर लाइसोसोम फ्यूज हो जाएंगे, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम में से एंजाइम इस वैक्यूल के अंदर आएंगे और ये एंजाइम फूड की ब्रेकडाउन कर देंगे। फूड की ब्रेकडाउन को हम कहेंगे डाइजेशन। अब इस वैक्यूल के अंदर जो भी फूड थी वो डाइजेस्टेड फूड है, लेकिन कुछ मटेरियल जिसको मैं ये रेड कलर में शो कर रहा हूँ, ये स्टिल ऐसा कोई मटेरियल जो डाइजेस्ट नहीं हो सका। तब इस वैक्यूल के अंदर दो किस्म के आपको मटेरियल नज़र आ रहे हैं, जिनको ब्लैक डॉट से शो किया है ये डाइजेस्टेड फूड है और जिसको मैंने रेड डॉट से शो किया है ये अनडाइजेस्टेड मैटर है। अब मरहला आन पहुंचा एब्जॉर्प्शन का। अब इस वैक्यूल में से ये मेम्ब्रेन जो है ये प्रोजेक्ट होगी और ये डक्ट्स बन जाएंगी। ये मैं सिर्फ 2 या 3 डक्ट ही यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल इन डक्ट के अंदर एंटर हो जाएंगे, डिफियन, और फिर इन डक्ट में से सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में ये फूड पार्टिकल एंटर हो जाएंगे। ये एब्जॉर्प्शन है कि जहाँ पे फूड डाइजेस्ट हुई है, वैक्यूल एरिया ऑफ डाइजेशन, वहाँ से सराउंडिंग मीडियम में साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं। दिस विल बी कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन के बाद अब इस वैक्यूल के अंदर सिर्फ रह गए हैं अनडाइजेस्टेड मटेरियल। अब इस वैक्यूल को रेजिडुअल बॉडी भी कहा जाता है या रेजिडुअल वैक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ अनडाइजेस्टेड मटेरियल ही बचा है जो कि सेल के लिए वेस्ट मटेरियल है। अब ये सेल इसको रिमूव करना चाहेगा और इस रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल को ईजेशन का नाम दिया जाएगा। अभी ईजेशन कैसे होगी? यहाँ पे फिर वही एक पॉइंट कि ये रेजिडुअल वैक्यूल पूरे सेल में कहीं से भी ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा और वेस्ट को सेल में से रिमूव कर देगा। इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रिमूव करने का नाम क्या है? ईजेशन। दिस विल बी नोन एज ईजेशन। या ये भी हो सकता है किसी प्रोटोजोआ में
कि इस रेजिडुअल बॉडी के फ्यूज होने की भी स्पेसिफिक जगह होगी और इस स्पेसिफिक पॉइंट को हम नाम देंगे साइटोपाइग। सपोज ये वो एरिया है जहां पे रेजिडुअल वेजिकल आके अटैच होगा और यहां से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रिमूव किया जाएगा। इस स्पेसिफिक एरिया को हम क्या नाम देंगे? दिस विल बी नोन एज साइटोपाइग। तो फूड इंजेक्शन पूरे सेल में कहीं से भी हो सकती है जैसे अमीबा में, और इंजेक्शन भी सेल में से किसी भी पॉइंट से हो सकती है। दूसरी ऑप्शन, इंजेक्शन के लिए स्पेसिफिक पॉइंट होगा साइटोफेरेंक्स, और इसी तरह अनडाइजेस्टेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी स्पेसिफिक एरिया होगा साइटोपाइक। तो न्यूट्रिशन के बाद हम इनकी लोकोमोशन की बात भी कर लेते हैं। तो प्रोटोजुआ में लोकोमोशन की भी लॉट ऑफ वैरायटी आपको मिलेगी। लोकोमोशन, कुछ प्रोटोजुआ ऐसे होंगे जो सूडोपोडिया की मदद से लोकोमोट करेंगे जैसे अमीबा। कुछ में लोकोमोशन के लिए यूग्लिना विप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, फ्लैजेला जैसे यूग्लिना के अंदर, और कुछ प्रोटोजुआ में सीलिया शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे जैसे पैरामेशियम में। तो अमीबा में जिस डायरेक्शन में अमीबा ने मूव करना होगा उस डायरेक्शन में ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी, दैट विल बी नोन एज स्यूडोपोडिया। और अगर आप यूग्लिना की बात कर रहे हैं तो यूग्लिना ने जिस डायरेक्शन में मूव करना है उस तरफ फ्लैजेला मौजूद हैं, लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आप पैरामेशियम की बात कर रहे हैं तो पैरामेशियम में लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनको सीलिया का नाम दिया जाता है। तो ये स्यूडोपोडिया, और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं अमीबा, ये है फ्लैजेलम, और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यूग्लिना, और ये शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं सीलिया, और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं पैरामेशियम की। और फाइनली हम प्रोटोजुआ की रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन, ये ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोडक्शन, तो प्रोटोजुआ में रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप की है, एसेक्सुअल विदाउट गैमीट फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें गैमीट्स बन भी सकते हैं और गैमीट के बगैर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमीट फॉर्मेशन, ये कैसे होगी? इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। प्रोटोजुआ की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, फिर उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड हैं वो भी वेरिएबल हैं। मुख्तलिफ किस्म से, मुख्तलिफ तरीक़ों से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। जैसे कुछ ऐसे होंगे जिनमें होगी बाइनरी फिजन, बाइनरी फिशन भी कह सकते हैं। अगर ये एक पेरेंट सेल है, एक सिंगल पेरेंट सेल है, पहले इसके न्यूक्लियस की कॉपी बनेगी, एक ही सेल में दो न्यूक्लियाई हो जाएंगे, ये दैट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। फिर ये सेंटर में से या किसी एरिया में से ये सेल टूटेगा और दो नए सेल बन जाएंगे। चूंकि इसमें एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बने हैं, इसलिए
इसको बाइनरी फिशन कहा जाता है। उसके बाद आपको ये बड़ी अहम बात याद रखनी है कि अगर तो ये सेल ट्रांसवर्स तरीके से हॉरिजेंटली टूट रहा है तो इसको हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कह देंगे, और अगर ये सेल इस तरह से डिवाइड करे कि दो न्यूक्लियस बने हैं, एक न्यूक्लियस इधर है, एक न्यूक्लियस इधर है, और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ये सेल टूटेगा, डिवाइड करेगा, सेल यहाँ पे भी दो ही बनेंगे, लेकिन चूंकि ये डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हुई है इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन कहा जाएगा। तो दोनों बाइनरी फिजन्स में कॉमन चीज़ क्या है कि पहले न्यूक्लियस की कॉपी बनेगी, कैरियोकाइनेसिस होगी। फ़र्क इनका कहाँ पे आएगा? साइटोकाइनेसिस में अगर हॉरिजॉन्टल वे से ट्रांसवर्स वे से फिशन हो रही है तो इसको ट्रांसवर्स फिशन कह दें, और अगर ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हो रही है तो इसको लॉन्गिट्यूडनल फिशन कह दें। अब ये जो ट्रांसवर्स फिशन है ये आपको मिलेगी पैरामीशियम के अंदर, और जबकि लॉन्गिट्यूडनल आपको मिलेगी यूग्लिना में। लॉन्गिट्यूडनल इसकी हमारे पास एग्जाम्पल होगी यूग्लिना, और ट्रांसवर्स वाली होगी पैरामीशियम में। अब इसके अलावा एक और मेथड है बडिंग। बडिंग में पहले उसी तरह कैरियोकाइनेसिस होगी, फ़र्क सिर्फ क्या आएगा कि जब एक सेल में ये दो न्यूक्लियस बन जाएंगे ये, तो इस पेरेंट सेल के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ डेवलप होगी, स्मॉल आउटग्रोथ, और एक न्यूक्लियस स्मॉल आउटग्रोथ में चला जाएगा। इस स्मॉल आउटग्रोथ को हम कहेंगे बड, ये बड। और फिर साइटोकाइनेसिस होगी, एक डॉटर सेल का साइज लार्ज होगा और एक डॉटर सेल का साइज स्मॉल होगा। और बडिंग की पहचान भी यही है कि एसिमेट्रिकल साइटोकाइनेसिस होती है, यानी जो डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं उनका साइज इक्वल नहीं होता। और बाइनरी फिशन की पहचान ये है कि उसमें डॉटर सेल जो बनते हैं उनका साइज बराबर होता है, वरना बाकी मैकेनिज्म दोनों का एक जैसा ही है। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल फिशन। इसको शिज़ोगोनी भी कहा जाता है, मल्टीपल फिशन या शिज़ोगोनी। इसको मल्टीपल फिशन भी कहा जाता है, और ये मेथड आपको प्लाज्मोडियम में मिलेगा जो कि मलेरियल पैरासाइट है। इसमें पहला मरहला क्या होगा? पेरेंट सेल में मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस होगी और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन गया। फिर इनमें से हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। ये पेरेंट सेल है, ये मल्टीपल न्यूक्लियाई बने हैं ये। अब हर एक के अंदर थोड़ा साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इकट्ठी हो जाएगी। ये अब पेरेंट सेल के अंदर ही बहुत सारे डॉटर सेल बन चुके हैं। अब जो पेरेंट सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाएगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट होगी और डॉटर सेल पेरेंट सेल से रिलीज हो जाएंगे। दिस इज नोन एज मल्टीपल फिशन। ये डॉटर सेल पेरेंट सेल से रिलीज होना शुरू हो गए, तो ये मल्टीपल फिशन मुकम्मल है। तो ओवरऑल डिफरेंट प्रोटोजोआ में
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी, लॉन्गिट्यूडनल भी, बडिंग भी हो सकती है और शिजोगोनी या मल्टीपल फिशन भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटोजुआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो लेकिन साथ जेनेटिक वैरायटी भी प्रोड्यूस हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये थ्रू गैमीट्स भी हो सकता है और बगैर गैमीट्स के भी हो सकता है। अब बगैर गैमीट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फिर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, फिर इसमें जेनेटिक वैरायटी कैसे आती है, इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन की बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास सिलिएट्स हैं, जैसे पैरामीशियम है। वो सिंपल अपने न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। दो सेल पैरामीशियम आपस में अटैच होंगे, फिजिकल कांटेक्ट होगा और ये अपने अपने न्यूक्लियाई एक्सचेंज कर लेते हैं। अब न्यूक्लियर एक्सचेंज करने का मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है और इससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन डेवलप होगी। फर्दर जब हम सिलिएट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉन्जुगेशन का और डिटेल से जिक्र करेंगे। तो ये जनरल करैक्टर थे प्रोटोजुआ के। तो अब इनमें से आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रोटिस्टा की क्लासिफिकेशन के बारे में होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।